Hello everyone. I hope you all are doing great. I am Rupesh Kumar Misra and I welcome you all to my YouTube channel Brainstorm ED. देखिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को मैं एनालिसिस करूँगा बिकॉज दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। इस बार मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला अटैम्प्ट लिया है, तो एक्चुअली में प्रीलिम्स का पेपर 1 मेरा क्वालिफाई हो रहा है यहाँ से। मतलब अगर आपका कट ऑफ 95 से लेके 100 के बीच जाता है इस बार प्री का, तो फिर मेरा क्वालिफाई हो सकता है। तो मैंने किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे मेरा पेपर सही होने के बाद मेरा 95 प्लस स्कोर हो पा रहा है, मैं इस वीडियो में सारा विश्लेषण करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी छात्र हैं यूपीएससी का जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी देखेंगे, साथ में जो अगले बार अटैम्प्ट का सोच रहे हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जो एक्सपीरियंस मैंने एग्ज़ाम देने के बाद गेन करा है वो आप पर्सनली मुझसे सीख सकते हैं। खासकर जो लोग मान लो अगले बार अटैम्प्ट का सोच रहे हैं वो लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपको मेरा अनुभव जो है वो बहुत हद तक काम आ सकता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी प्री के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के पेपर को देखने वाले हैं, सामान्य अध्ययन को। आप सभी को पता होगा कि दूसरा पेपर आप लोग का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSET का होता है। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मेरा सेट C था, उसमें पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है तमाम छात्रों से। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस बार से यूपीएससी ने इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था साहेल रीजन के बारे में। देयर इज ए इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन, और मिलिट्री टेक ओवर कुप्स के बारे में। तो ये करंट अफेयर्स में डायरेक्ट मैंने पढ़ा था, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इसका क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से मैंने ए को टिक किया और यहाँ पर मेरा सही हो गया। क्योंकि देखो करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सेक्शन से भी आता है। अगर आप करंट पढ़ के जाओगे, चाहे वो घटना चक्र हो, मतलब चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे वो आपका मान लो ये योजना कुरुक्षेत्र हो, किसी से भी, तो आपको वहाँ पर या PT 365 हो पर विज़न का जो आता है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैच नहीं करता है। खैर करंट अफेयर्स में तो गारंटी नहीं है कहाँ से क्या पूछ दे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था, तो ये मेरे को हेल्प कर दिया। तो करंट अफेयर्स पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए द हिंदू जो है ना, उसका आर्टिकल और एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खासकर वो एडिटोरियल वाला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, इंडिया डजंट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, ये पता नहीं था मेरे को, ठीक है। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसमें मैंने तुक्का लगाया। तुक्का मतलब ये नहीं कि आंख मूंद के मैंने टिक किया, हाँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे कि हाँ ये वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, बहुत सोचा समझा, और मेरा तुक्का भी सही हुआ उस आधार पर। लगभग मैंने 20-22 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें तुक्का लगाया और वो परफेक्ट, उसमें से लगभग 17-16 के आसपास मेरा सही हुआ, 4-5 गलत हुआ उसमें से। तो तुक्का भी बहुत हद तक काम आता है अगर आपने कहीं से भी थोड़ा सुना हुआ है या अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके अगर आप सॉल्व करते हो तो। खैर यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता, ये आप सभी भी जानते हो कि तुक्का अगर ज़्यादा गलत हो गया तब तो फिर आपका माइनस में मार्क चला जाएगा। तो ये पता नहीं था, इसको मैंने एलिमिनेट करके बनाया हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी था। स्टेटमेंट 1 तो इनकॉरेक्ट है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन ये देखो सुन के ही लग रहा है, द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, GM फूड के बारे में बोल रहा है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो ऑप्शन इसका डी मैंने टिक किया और दैट वाज टोटली करेक्ट। ये मेरे को पता नहीं था, एलिमिनेट करके मैंने बनाया कि इंडिया एप्पल अमेरिका से इंपोर्ट नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कॉमन सेंस से आपका बन जाएगा। रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो ही शैल नॉट प्रिसाइड, सही है, रिमूवल के बारे में बोल रहा है ना, तो इसको यहाँ से लिंक करो। जरूरी नहीं है कि आप जो किताब पढ़ के जा रहे हो, नोट्स मटेरियल पढ़ के जा रहे हो, उसी का लाइन उठा के इसमें डाल दे, ऐसा होता नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपका, बहुत क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ नहीं, प्रीलिम्स में आपके एक्सपीरियंस पर, आपके कॉमन सेंस पर भी सॉल्व हो जाता है। मेंस में हमारा जो है आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास में टेक्निक है लिखने का, वो काम आता है मेंस की परीक्षा में। प्री के बाद जो होता है 3 चरण होता है, मीन्स, प्री और इंटरव्यू। ही शैल नॉट प्रिसाइड, तो ठीक है, मेरे को लगा यार प्रिसाइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब रिमूवल का बात आए, तो इसको कट कर लेते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना के। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, यहाँ पर अजीब लग रहा है ना, राइट टू स्पीक। अब ऐसा तो नहीं है बोलने का भी अधिकार ना दिया जाए,
बोलने का अधिकार तो सबको है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा राइट टू फ्रीडम में। तो राइट टू स्पीक नॉट लगा दिया है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। देखो ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, हाँ ये बिल्कुल आपका जो है सो गलत है ये दोनों। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक ये गलत, और ही शैल नॉट हैव इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते रेजोल्यूशन पे। तो ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो ही शैल नॉट प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं। इधर देखिए चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर के एम लक्ष्मीकांत में मैंने पढ़ा हुआ था। एम लक्ष्मीकांत तो लगभग सभी लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, उसका ही लाइन उठा के यहाँ पे पार्लियामेंट चैप्टर से डाला गया है। ए बिल पेंडिंग इन द चौथा क्वेश्चन का मैंने आंसर टिक किया था बी 1 and 2 एंड इट वाज करेक्ट। ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट डिजोल्यूशन होने पे लोकसभा का डिजोल्यूशन होने पे बिल लैप्स कर जाता है, ठीक है। और दूसरा देखो ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिजोल्व हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल ये दोनों सही है। और तीसरा वाला स्टेटमेंट ये गलत था। A bill in regard to which the President of India notified his intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha, ये गलत ऑप्शन था। तो लक्ष्मीकांत का पढ़ा हुआ लाइन था, तो 1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर, ये मैंने टिक किया। अब इसमें क्या हुआ ना, ये पांचवा क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न होने के कारण टाइम भी 2 घंटे का ही मिलता है, सिर्फ 9:30 से लेकर के 11 बजे तक मेरा एग्जाम हुआ था। BN कॉलेजिएट था आपका पटना में, गांधी मैदान के पास, वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था। तो टाइम के अभाव के कारण लास्ट में इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के कारण लगा कि एक ऑप्शन ही होगा, ओनली 1 and 2 होगा, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस वाला। लेकिन एक्चुअली में इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका C 2 and 3 ये वाला। ये ऑप्शन नहीं होगा कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो बिल्कुल आपका क्लियरली लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर में दिया हुआ है और कॉमन सेंस से बन सकता था, लेकिन कन्फ्यूज़न होने के कारण मैंने ऑप्शन क्या टिक कर दिया यहाँ पर आपका 1 and 2, बट राइट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए 2 and 3, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस और डिजोल्यूशन, ये वाला दोनों सही हुआ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक गलती पाया गया, ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ था। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, और यूरोपियन यूनियन इंटेंट्स वाला। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का आपका सी। सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, इसका हो जाएगा, ये वाला सही था। हाँ, ये यूरोपियन यूनियन इंटेंट्स टू अचीव वाला, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, करंट अफेयर्स में पढ़ा था मैंने। ये देखो वेनेजुएला वाला पूछ रहे, तो वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये तो मुझे पता था, ये मुझे पता था कि इसका आंसर तो ये होगा, ये वाला सही है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, ये वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी वाला। तो इसमें मैंने रिस्क लिया और इस क्वेश्चन को अपने अनुभव से सॉल्व करते हुए मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इसको मैंने टिक किया और ये सही हो गया। मैंने बोला ना कभी कभी तुक्का भी ऐसा होता है, आपके अनुभव के हिसाब से एक्सपीरियंस पे सॉल्व हो जाता है सही क्वेश्चन। इसके बारे में देखो, यहाँ पर जानकारी नहीं था प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना, तो यहाँ पर मेरा गलत हो गया, 1, 3 and 4 मैंने टिक किया था और ये यहाँ पे गलती हो गया, इसीलिए करंट अफेयर्स बोला जाता है, ध्यान से पढ़िए। ये मैंने तुक्का लगाया था, यहाँ पर आपका 11 का जो राइट ऑप्शन था वो हो जाएगा C 2 and 3 ओनली, और ये तुक्का पे सही हुआ। प्रोविज़न वाला इसमें मेरे को डाउट लग रहा था, इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, B और C में से मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैंने C को चुना और ये बिल्कुल सही हुआ, नारी शक्ति बंधनम अधिनियम में। देखो ये मित्र शक्ति पे आपका पूछा गया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। आपका मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा गया है, आपका ज्वाइंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच का ये एक्सरसाइज है ही नहीं, ये है एक्चुअली इंडिया और श्रीलंका के बीच का, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन एलिमिनेशन प्रोसेस से भी बनता है, अगर आप एक गलती पकड़ लेते हो, एक गलती आप समझ जाते हो, तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इट कमेंस्ड इन ऑन द पुणे, 2, 3, 4 विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले अटेम्प्ट में मुझे काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र थे जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट था, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन पहले अटेम्प्ट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, काफ़ी एक्सपीरियंस सा लग रहा था कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, जबकि मेरा तैयारी कुछ समय से काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी
अपने कॉमन सेंस के आधार पे मैंने प्रश्नों को सॉल्व किया और वो बिल्कुल सही भी निकला जब मैंने इसको वेरीफाई किया घर पे आने के बाद। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये तो इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ये पढ़ा हुआ था मैंने। रिट प्रोहिबिशन, को वरेंटो, सर्सियरी, आपका जो है मैंडामस, उसके बाद जो है सो आपका हो गया हैबियस कॉर्पस, 5 रिट पढ़ा था। तो प्रोहिबिशन क्या कहता है, तो द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन था। इसमें मुझे ए और सी में कन्फ्यूजन लग रहा था, पढ़ा हुआ है फिर भी कन्फ्यूज हो जाता है ऑप्शन देख के, लेकिन यहाँ पर लोअर कोर्ट वाला मैंने सुना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर वाला ना को वारंटो से रिलेट करता है, तो सी को मैंने टिक किया। देखिए ये मेरा नोट्स यहाँ पर बना हुआ है। इट मीन्स टू फॉरवर्ड प्रोहिबिशन के बारे में। ये रिट है, रिट मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। देखो ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजा जुडिशियल बॉडीज यहाँ पे दिया है ना, तो देखिए इजीली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया सी। अब देखो यहाँ पर इसमें एग्जामिनी को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नहीं, यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो 14 का जो राइट ऑप्शन ओनली बी होगा। द एक कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर पता चल रहा है, यहाँ पे आप गौर से देखो तो इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। जरूरी थोड़े है कि एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया तो दूसरे स्टेट में भी वो लागू हो जाएगा। नहीं, मुझे तो ये ज्यूरिसडिक्शन से ही कॉमन सेंस मैंने लगा दिया कि एक स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ अपने स्टेट तक है, दूसरे स्टेट में कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका मैंने सही किया और ये बिल्कुल सही था। यहाँ पे देखो यूनियन बजट पर पूछा था, ये तो गलत हो गया आपका, यहाँ पे मैंने ए टिक कर दिया। ये वाला भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वाला जो टर्म है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। देखो हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। तो इसमें आपका कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा नहीं था कहीं पे, ये मैंने इसको क्या किया, विदेश मंत्रालय से रिलेट किया, फॉरेन मिनिस्ट्री से। देखो इंडिया वे भारत का एक रास्ता, और भारत दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, कहीं ना कहीं इसको रिलेट करो तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। बहुत से छात्र ऐसे थे जिन्होंने यूपीएससी का परीक्षा दिया है, शशि थरूर उन्होंने टिक किया, लेकिन ठीक है शशि थरूर भी रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को ग्लोबली, लेकिन फिर भी एक डिप्लोमेटिक पोस्ट पे मुझे लग रहा था सुब्रमण्यम जयशंकर इसका सही उत्तर होना चाहिए। विदेश मंत्रालय से मैंने इसको रिलेट किया और ये बिल्कुल सही निकला, सुब्रमण्यम जयशंकर जो अभी विदेश मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। यहाँ पे देखो इसमें मेरे को तुर्की और सूडान के बारे में पता था। टर्की रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो। नेटो मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा है ना, बस ये नेटो ही मेन उसका कारण है। नेटो ज्वाइन करने वाला था यूक्रेन, बस रशिया ने अटैक कर दिया, तो नेटो की ही वजह से। तो टर्की के बारे में मैंने सुना था, रेसेंड कर दिया है। और सूडान के बारे में भी मैंने सुना था। अब हो सकता है सूडान वाला ऑप्शन गलत भी हो, ये गलत हो, अर्जेंटीना वाला सही हो, लेकिन मैंने उसको 2 पेयर में सही किया और ये 2 पेयर वाला बिल्कुल सही निकल गया। सिर्फ टर्की और सूडान के बारे में मेरे को पता था। आगे देखिए, सम्ड पाइपलाइन इज ए स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्सियन गल्फ एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। ये क्वेश्चन मैंने तुक्के से सॉल्व किया, जानकारी थोड़ा भी नहीं था, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था मेडिटेरेनियन सी ये सब के बारे में। ऑप्शन ए मैंने टिक किया और इट वाज टोटली परफेक्ट। आप इसको संयोग बोलो या जो बोलो, बहुत हद तक मेरा तुक्का जो है काम आया पहले अटेम्प्ट में। ये नहीं है कि सीधे मैंने आंख मूंद के क्वेश्चन पे ऐसे ABCD में टिक कर दिया, पहले पढ़ा मैंने, तब मुझे लगा कि नहीं इसका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, ये वाला स्टेटमेंट सम्ड पाइपलाइन वाला। इसी तरह देखो ये तो काफ़ी आसान था आपका। रेड सी रिसीव्स अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं। नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। इसमें मैंने यहाँ पे बोथ 1 और 2 टिक किया और इट वॉज टोटली परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। मुझे नहीं पता था लार्जेस्ट सोर्स के बारे में, तो मुझे ये पता था कि सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्री से रिलीज होता है। इसको मैंने रिलेट करते हुए पावर प्लांट ऑप्शन को चुन लिया कि पावर प्लांट भी कुछ आपका इंडस्ट्री से रिलेट करता है, तो ये सब तो नहीं करता इंडस्ट्री जैसा, पावर प्लांट ही इंडस्ट्री के जैसा लगता है, तो मैंने पावर प्लांट को इस वजह से टिक किया। बाकी मैंने कहीं पढ़ा वढ़ा नहीं था। SO2 को इंडस्ट्री से रिलेट किया, फिर इसको पावर प्लांट से मैंने रिलेट किया यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन डी, और ये सही निकला। ये डिलिमिटेशन कमीशन वाला तो ये तो पता था कि 4 होगा, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ा हुआ था मैंने, ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया। इसमें एक पता था, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसमें सीधे पूछ रहा है कोई 2 सही हो, 3 सही हो या 4 सही हो, इसमें से जो हो आपको सही टिक करना है। इसमें से एक पता था लेकिन थोड़ा रिस्क लिया, बी ऑप्शन मैंने टिक किया कि 2 कम से कम बी या सी में से एक चुनता हूँ, 2 ऑप्शन वाला सही होगा, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी वाला सही हो, चाहे वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी सही हो, चाहे वो स्वतंत्रता पार्टी सही हो, लेकिन 2 विकल्प वाला मैंने चुना, ओनली 2।
भारतीय जनसंघ मेरे को पता था, तो इस हिसाब से ये भी सही हो गया। अगला देखिए, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये आपका पार्ट से पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल, आर्टिकल और पार्ट्स वगैरह से। पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, ये वाला ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट वाला, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया ये आपका क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, ये तीनों का तीनों सही है। काफ़ी आसान पार्ट से पूछा गया था। ये तो मेरा धोखा से गलत हो गया, क्वारंटीन वाला इसमें सही उत्तर होगा, क्वारंटीन, लेकिन मैंने टिक कर दिया। ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, 3 तरह का सब्जेक्ट होता है, स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। ये तो मलाई जैसा क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू प्राइवेसी, उसी में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी में है राइट टू प्राइवेसी। इसमें आपने पढ़ा होगा ए.के. गोपालन केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मेनका गांधी केस, पासपोर्ट जब्त हो गया था इनका, के.एस. पुट्टास्वामी आधार केस, खरक सिंह केस, चमेली सिंह का केस था एक, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ये आपका आर्टिकल 21 में ही है, तो आर्टिकल 21 काफ़ी चर्चा में और हर बार यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछता है। ये तो बिल्कुल सही, मलाई जैसा क्वेश्चन था ये। देखिए इसमें तुक्का लगाया गया, इसमें बस थोड़ा मेरे को जानकारी था कि 27 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी होना चाहिए, 1 एंड 3 ओनली। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस शिप्स, तीनों सर्विस शिप पे नेवी हो गया, उसके बाद आपका एयरफोर्स हो गया, ये तीनों पे आपका तो होगा नहीं, तो मैंने इसको 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ये वाला 1 एंड 3 इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, ये जो क्वेश्चन है ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा था करंट में कहीं। सद्भावना शब्द मुझे अच्छा लग गया, सद्भावना शब्द अच्छा लगा तो टिक कर दिया, जानकारी बिल्कुल नहीं था, यह मैंने लिखा है। ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, चारों में मन ने कहा कि चलो ऑपरेशन सद्भावना टिक कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा इससे रिलेट कर रहा है, अपलिफ्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है इसमें, उत्थान के बारे में, तो सद्भावना काफ़ी अच्छा शब्द है, इससे रिलेट करके मैंने ऑपरेशन सद्भावना टिक किया और ये बिल्कुल सही था। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्री, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला। वैसे एरिया वाइज सबसे बड़ा रशिया है। महुआ मोइत्रा वाले केस से इसको रिलेट करते हुए 30 का राइट ऑप्शन मैंने सी टिक किया कि 1 एंड 3 ओनली होगा, 1 और 3, ठीक है, और ये बिल्कुल सही निकला मेरा। प्रोविजनल प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभी ने पढ़ा होगा, उसके बाद परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये 32 नंबर थोड़ा गलत हो गया था मेरा, इधर मैंने कोई सॉल्व ही नहीं किया। फिर आपका ये आसान था आपका, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ये तीनों सही होगा। जिन्होंने पॉलिटी में पढ़ा होगा बिल्कुल सही हुआ होगा उनका। अब इसी का राइट ऑप्शन देखिए, इटली आपका, उसके बाद हो गया जापान एंड दैट इज़ साउथ कोरिया। इसका सबसे कम जो है लो बर्थ रेट है, तो मेरे को यहाँ पर ये पता था कि ठीक है साउथ कोरिया और जापान के बारे में, लेकिन एलिमिनेट करके मैंने इटली को भी सेलेक्ट किया, 1, 2 एंड 4, और ये सही हो गया मेरा। यहाँ पे पार्लियामेंट चैप्टर से पूछा गया था आर्टिकल 109, तो स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल के बारे में, तो ये तो सही हो गया आपका, और राइट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही होगा। ये वाला गलत है, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। जरूरी नहीं है कि मनी बिल के पैसे जो सजेस्ट राज्यसभा करेगा वो लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही करेगा, ये बाध्यता नहीं है, कंपल्शन नहीं है कोई, तो इसीलिए 1, 2, 3 ऑप्शन। 110 में मनी बिल के बारे में दिया हुआ है, 109 में स्पेशल प्रोसीजर है, 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दिया हुआ है पार्लियामेंट का। यहाँ पर एलिमिनेट करके मैंने रिस्क लिया क्योंकि ब्रिगेडियर वाला मेरे को लग रहा था सही है, 1 एंड 3 ब्रिगेडियर एंड मेजर, ये वाला ऑप्शन सही हुआ और इसको मैंने एलिमिनेट करके बनाया। इधर तो क्वेश्चन मैंने टच भी नहीं किया इकोनॉमिक्स का एक भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मेरा तैयारी था नहीं। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, तो शाक्य मुनि और तथागता, ये तो सभी लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना था। नया पुत्ता एक नया नाम था, कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने सुना ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये नाम होगा ही नहीं, 2 और 3 को टिक किया जाए, और शाक्य मुनि और तथागता सही था। नया पुत्ता पहली बार सुना, तो नया पुत्ता महावीर का नाम था, 2 एंड 3 ऑप्शन मेरा सही हो गया। यहाँ पर देखो इनाम गांव, ये मैंने सुना था, मंगडू सुना था, तो 2 एंड 3 वाला ऑप्शन सही हो गया। इनाम गांव के बारे में सिर्फ पता था जबकि मेरे को, लेकिन मंगडू वाले पे मैंने रिस्क लिया, तो 2 एंड 3 ऑप्शन विल बी राइट। ये तो पढ़ा हुआ था आपका मेडिवल हिस्ट्री में, कृष्णदेवराया वाला, पोर्टुगीज वाला, मध्यकालीन भारत में था। कॉमन सेंस का प्रयोग करो यहाँ पर, आपका देखो अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट। अंग्रेज को कोई दया नहीं आता था किसी पे, मैंने इतना सोचा बस, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 ओनली सही होगा, 2 ऑप्शन विल बी सही।
यहाँ पे मैंने जैसे पेपर एनालाइज किया, जितना मैंने कैलकुलेट किया है, मेरा लगभग 95 से लेके 100 के बीच टोटल मार्क पेपर 1 में आ रहा है। हालांकि सीसेट का पेपर 2 जो है उसमें मुझे लग रहा है मेरे लिए ड्रॉबैक है, वो पेपर मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्लियरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा और अगले बार के एग्ज़ाम में जाकर उसको बेहतर ढंग से वहाँ पर बेहतर ढंग से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बेहतर ढंग से तैयारी करना पड़ेगा सीसेट का। क्योंकि सीसेट अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर मेंस में क्वालिफाई होने का तो कोई उम्मीद ही नहीं रहता। इधर देखो, उपनिषद वी आर कंपोज्ड अर्लियर देयर पुराणाज, बिल्कुल ये पैरेबल वाला तो ये बिल्कुल सही नहीं था, नीति शास्त्र वाला, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही होगा। पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बी टिक किया कि उपनिषद जो है पुराण से भी पुराना है, कंपोज किया गया है। इसमें धोखा खा गया, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया। ये गरबा डांस ये करंट का आपका हो गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाला, न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ एज अ वुमेन वुड हैव द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज, तो ये इसका टोटल फर्टिलिटी रेट वाला हो जाएगा। इधर तो कोई क्वेश्चन मैंने टच ही नहीं किया, ये वाला मेरा गलत हो गया। इसमें बी और सी में संशय था आपका, 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, लेकिन मन ने कहा, अब मन भी कभी कभी कह देता है ना कि यहाँ ये सही है, मन ने कहा बी टिक करो, तो मैंने ओनली 2 को सेलेक्ट किया। अब इसमें से कोई भी चारों में से 2 सही हो सकता है। फार्मर प्लाव हो, कंप्यूटर तो फिक्स कैपिटल है ही, या अनयूज्ड बाय द व्यूअर हो, चाहे वो पेट्रोल हो। मैंने तो इस दोनों को सोच करके यहाँ पर बी टिक कर दिया, ओनली 2। ये देखो मेटावर्स शब्द मुझे अच्छा लग गया, जो बात है मेरे को नहीं पता था इस क्वेश्चन के बारे में। मेटावर्स शब्द अच्छा लगा और कहीं सुने हुए भी था, कहीं मैंने सुना हुआ था न्यूज़ वगैरह में आज से बहुत पहले, तो मेटावर्स सुन के अच्छा लगा, मैंने मेटावर्स वाला टिक कर दिया और इट वाज डेफिनेटली करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका मेटावर्स पे टिक लगा हुआ है। इधर फिर आपका कोई क्वेश्चन तो है ऐसा है नहीं। हाँ, ये देखो जायंट स्टार वाला, ये तो एनसीईआरटी का लाइन उठा के डाल दिया था क्लास 6 वाला कि जायंट स्टार हैव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। बिल्कुल नहीं, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। बिल्कुल, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पे टिक किया हुआ था मैंने, एनसीईआरटी का ये लाइन था, 62 नंबर क्वेश्चन। ये गलती हो गया जल्दबाजी में, यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होना था, ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, लेकिन गलती से आपका नाइट्रस ऑक्साइड टिक हुआ और ये गलत हो गया। कभी कभी जल्दबाजी में भी गलती हो जाता है। इसमें से 2 लग रहा था सही है ये वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि मन ने कहा कि चलो सी टिक किया जाए, हो सकता है तीनों का तीनों सही हो, माइग्रेशन वाला भी सही हो सकता है, मॉनिटरिंग वाला भी, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स। मुझे ये 2 तो लग रहा था, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन और ये वाला। माइग्रेशन ऑफ एनिमल पे थोड़ा संशय था, लेकिन फिर भी मैंने सी टिक कर दिया और ये सही निकल गया मेरा। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत हो गया, 5th जनरेशन वाला, इसको छोड़ के चलते हैं। इसको मैंने तुक्का लगाया था, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, ये बिल्कुल तुक्का वाला क्वेश्चन है, तो इस पर मैं कोई विश्लेषण नहीं देने वाला हूँ। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, मन कह रहा था कि आपका डी वाटर वेपर होगा, लेकिन मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड टिक किया फ्यूल सेल पर, ये गलत हो गया आपका। ये भी मेरा गलत हो गया, यहाँ पर ये मनी मार्केट इसका आंसर होना चाहिए, मैंने फॉरेक्स टिक किया। ऑर्गेनिज्म कीकार्डा, फ्रॉगहॉफर एंड पॉन्ड स्केटर, ये भी मैंने तुक्का लगाया कि बी एंड सी में से फिश और इंजेक्ट में 2 तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, बर्ड और रेप्टाइल नहीं होगा। अब फिश और इंजेक्ट में से एक कोई लग रहा था, तो मन ने कहा कि चलो इंजेक्ट टिक करते हैं। मन तो कह देता है ना, कहीं से थोड़ा भी अगर जानकारी रहता है तो इंजेक्ट मतलब इंजेक्ट पे टिक किया जाए, तो इंजेक्ट वाला ऑप्शन मैंने टिक किया और ये बिल्कुल सही हो गया। पहले मैं फिश को ही टिक कर रहा था, मतलब वहाँ पे ओएमआर पे रंगने वाला था, लेकिन फिर मैंने इसको लास्ट में इसको अटेम्प्ट किया और इंजेक्ट को टिक किया बी और सी में से, तो सी वाला, तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है, पॉन्ड स्केटर नाम सुन के मैंने यहाँ पर इंजेक्ट पे टिक किया। ये तो कॉमन सेंस से आपका बन जाएगा। मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, च्युइंगम में प्लास्टिक होता है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, राइट। इसका ऑप्शन आपका एलिमिनेशन प्रोसेस से कॉमन सेंस से बन जाएगा, ये ए होगा। इसी तरह आगे आप बढ़ेंगे तो देखो, लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर, मतलब चीता रोर नहीं करता है, ठीक, दहाड़ता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ओनली 1 और 2 होगा, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा वाला गलत है, सेंट मार्किंग वाला, ये भी देखिए मेरा सही हो गया। यहाँ पर लगभग मेरा 14-15 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मेरा 15 के आसपास गलत है। तो 53 इंटू आपका 2 हो गया 106, और माइनस कर दो आप निगेटिव मार्किंग, तो लगभग 95 के आसपास मेरा आ रहा है। अगर कट ऑफ 95-96 जाता है तो पेपर 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन सी सेट में थोड़ा
डर लग रहा है कि ये पेपर 2 कहीं डिस्क्वालीफाई ना मैं कर जाऊँ। तो इस पर काम करना ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन करंट में नहीं पढ़े होगी, ये भी, इसमें भी तुक्का लगाया था मैंने, ये भी गलत हो गया। ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, तीनों का तीनों गलत पाया गया। हाँ, ये न्यूज़ में मैंने पढ़ा था डोनियोपोलो और कुशीनगर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा के बारे में मैंने नहीं सुना था, तो 1 and 2 ओनली राइट ऑप्शन। देखो, वाटर वेपर, इट इज़ अ गैस दैट अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, बिल्कुल नहीं, इसका परसेंटेज पोल पे मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, तो कॉमन सेंस से सॉल्व होगा, 1 ओनली विल बी द राइट आंसर, तो मैंने ए टिक किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाला टिक किया। संशय लग रहा था ह्यूमिड और मैरीन में, ये तो पहले मैंने एलिमिनेट करके हटा दिया। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, तो मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इसका ये बनाया मैंने तुक्के से, ये भी नहीं पता था। ये देखो, कोरियोलिस फोर्स, फिजिक्स का छात्र हूँ, थोड़ा फ़ायदा तो मिलेगा, फिजिक्स से मैंने ग्रेजुएशन करा है, तो 1 and 2 ओनली, ये बिल्कुल सही होगा। पोल पे जो है मैक्सिमम होता है और अब्सेंट होता है इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स, और ये इंक्रीज़ करता है विंड वेलोसिटी के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों सही हो जाएगा। एज क्लास 6 एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था, इसका राइट ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, 2 and 4 विल बी द राइट आंसर। इसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पर तो मैंने, हाँ ये भी मेरा गलत हो गया था। ये क्वेश्चन आपका 91 जैसे है ना, ये 91 भी काफ़ी आपका आसान क्वेश्चन आ गया था, डी ऑप्शन इसका होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है सो ये करेक्ट होगा इसका। फिर ये मैंने जियो में पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर के बारे में, 92 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ये वाला तुक्का से। फिर ये भी क्वेश्चन तुक्का से मैंने बनाया कि इसमें 2 पता था, पायरोक्लास्टिक डिब्रीज और एस एंड डस्ट के बारे में। सल्फर कंपाउंड, हाँ ये भी तीसरा वाला भी पता था मेरे को, नाइट्रोजन कंपाउंड के बारे में पता नहीं था, तो मुझे तो लगा चारों का चारों होगा कंपाउंड देख के। और ये डस्ट तो पता था, जब मान लो आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ऑल 4 यहाँ पे टिक किया गया, और ये बिल्कुल सही हो गया आपका। ये देखो, ये घाघरा वाला मिस्टेक हुआ है। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, इसमें से 2 लग रहा था आपका होगा, जर्मनी और नॉर्वे के बारे में, तो मैंने ओनली 2 सेलेक्ट किया, और ये भी बिल्कुल सही था, जर्मनी और नॉर्वे वाला। तो हो सकता है इसमें से जर्मनी नॉर्वे के अलावा फिनलैंड हो, लेकिन मुझे 2 सिर्फ सेलेक्ट करना था, तो ओनली 2 मैंने सेलेक्ट किया। टोटल 68 में मेरा लगभग 52-53 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब देखिए, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ही फाइनल कन्फर्मेशन हो पाएगा। तो एग्ज़ाम का तैयारी कंसिस्टेंट, पेशेंस रख के, डेडिकेशन रख के, परजिवरेंस रख के आप करिए, परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पेपर एक बार आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो, तो मेंस में क्या है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। आप अगर पढ़े हुए हो अच्छे से, तो 4 पेपर है जीएस का, 2 आपका मेंस का पेपर, इसमें आपका ऑप्शनल होता है, एसए का पेपर होता है। मेनली यही पेपर है टफ होता है कि इसमें क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई गारंटी नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक जितने भी छात्र हैं या छात्रा हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, उसे प्रेस करके रखिएगा। आपको हर एक अपडेट इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।